students, I am Mitali Chillawala, your biology teacher, and welcome to my channel Fearless Studies. So as we have completed chapter number 1 and chapter number 2, today we are discussing about the chapter number 3, and that is all about the reproduction in human being. Okay, so for reproduction in human being, you have to study about the male reproductive system and female reproductive system. वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है, तो दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर थर्ड पॉइंट जो है वो गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स द फॉर्मेशन, द प्रोसेस इन विच द गैमेट विल फॉर्म्ड. ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल आप जनरली उसको बोल सकते हो कि पीरियड्स. ओके, तो पीरियड्स जो आफ्टर एवरी 28 to 29 डेज जो साइकिल चलती है, दैट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वंस गैमेटोजेनेसिस दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो चुके, उसके बाद उन दोनों का फॉर्म होके जो बनेगा फॉर्म होगा, दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, वो जाइगोट यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन वॉल के अंदर वो इम्प्लांट करता है, वहाँ पे जाके रुक जाता है, तो दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. देन आफ्टर प्रेगनेंसी, ओके, 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, एंड ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी हाउ दैट एम्ब्रियो विल डेवलप, कैसे उसके हाथ मतलब कैसे बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं. ओके, दैट इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. द लास्ट इज पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन. पार्ट्यूरेशन दैट मीन्स हाउ दैट एम्ब्रियोनिक डेवलप्ड, मतलब जैसे ही बेबी बॉर्न हो, मतलब बेबी जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, अभी वो डेवलप्ड बेबी है, उसकी डिलीवरी जो होती है, दैट इज पार्ट्यूरेशन. एंड लैक्टेशन, दैट इज ऑल को रिलेटेड विद द मेमोरी ग्लैंड. दैट मेमोरी ग्लैंड कैसे मिल्क प्रोड्यूस करता है, और वो मिल्क प्रोड्यूस करने के बाद कौन कौन सी ग्लैंड्स उसमें इन्वॉल्व होती है, वो सब अपने को लैक्टेशन में पढ़ना है. ओके, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट two topic, and that is the male reproductive system and the female reproductive system. So here this is just the introductory part that human being जो है वो always sexual reproduction होता है, कभी भी asexual reproduction नहीं देखने मिलता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ओनली वन पेरेंट चाहिए. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दोनों पेरेंट नेसेसरी है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल. ओके, तो मेल एंड फीमेल पेरेंट, जब दो पेरेंट प्रेजेंट होते हैं तब हम उसको बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो ह्यूमन बींग हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड दे आर विविपेरस. ओके, विविपेरस दैट मीन्स वो हमेशा यंग वन को बर्थ देते हैं, कभी भी ह्यूमन बीइंग एग प्रोड्यूस नहीं करता. ओके, दे जनरली गिव अ बर्थ ऑफ यंग वन. ओके, अभी हमने देखा चैप्टर 1 में, आई थिंक चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि लाइफ स्पान जो होती है ना, वो लाइफ स्पान एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन या प्री रिप्रोडक्टिव फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस. ओके, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचना ज़रूरी है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है हैज़ टू रीच एट पुबर्टी दैट मीन्स कि आपको वो लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है, रिप्रोडक्टिव लेवल तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी जाके आप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हो. देन आफ्टर हियर सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखे कि एक बार आप पुबर्टी पे पहुंच गए, पुबर्टी पे पहुंचने के बाद आप में गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा. गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद वो गैमेट रिलीज़ हो गए, रिलीज़ होने के बाद फ्यूजन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, डिलीवरी होगी, तो वो सारे स्टेजेस दिए. ओके, सो once reached at a puberty, gamete formation either ovule or sperm. ओके, अगर मेल गैमेट की बात करें तो ओव्यूल या एग, और फीमेल गैमेट की बात करें तो ओव्यूल या एग, एंड मेल गैमेट की बात करें तो स्पर्म. ओके, और स्पर्म और एग फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है, जो गैमेट फॉर्मेशन होने की प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस. ओके, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस मेल गैमेट्स जो होते हैं, दैट इज़ द स्पर्म को फीमेल जेनिटल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसका रिलीज़ करना ज़रूरी है. ओके, तो वो जो रिलीज़ होता है, जो ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन के बाद अभी एक बार फीमेल वजाइना में वो रिलीज़ हो गया, उसके बाद मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, और उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होगा, और वो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा. वो डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसाइट में, और इस स्टेज को हम ब्लास्टुलेशन भी बोल सकते हैं.
ब्लास्टोसाइट डेवलप होने के बाद वो जो यूटेराइन की वॉल होती है, हम फर्दर स्टडी करेंगे, उसमें लिखा है कि यूटेराइन वॉल जो होती है ना, एक्चुअली 3 वॉल स्ट्रक्चर होता है। उसमें जो सबसे अंदर का वॉल होता है दैट इज़ द एंडोमेट्रियम। ओके, तो वो जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होगा और वहाँ पे इम्प्लांटेड होने के बाद उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया, जाइगोट डेवलप करने के बाद ब्लास्टोसाइट फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसाइट में से एम्ब्रियो बन गया, तो वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। और गेस्टेशन के बाद जो यंग वन है उसकी डिलीवरी होगी, डिलीवरी होगी तो वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पार्ट्यूरेशन। ओके, और पार्ट्यूरेशन के बाद एक और आता है दैट इज लैक्टेशन। ओके, तो लैक्टेशन में वो यंग जो बर्थ हुआ है यंग वन का, उसको कैसे मिल्क या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज ऑल अबाउट द लैक्टेशन। ओके, अभी यहाँ पे लास्ट पॉइंट है दैट इज कि मेल गैमेट्स जो होते हैं ना, मेल गैमेट्स थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ टाइम के लिए प्रोड्यूस होते हैं, बट जब भी फीमेल गैमेट्स की बात करोगे ना तो वो 50 to 60 ईयर्स तक ही प्रोड्यूस होते हैं। आपने सुना होगा कि सर्टेन एज तक ही फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं। ओके, और मेनोपोज भी सुना होगा। तो मेनोपोज मतलब वो टाइम के उसके बाद अभी उसमें कोई भी पीरियड नहीं आएगा, और पीरियड्स नहीं होंगे तो वहाँ पे फीमेल गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा देन वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। एट दैट टाइम हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो फीमेल जो है वो फर्टिलाइजेशन फेज़ क्रॉस करके अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज़ में जा रही है। So here we are starting with the male reproductive system. Okay, so in male reproductive system first we have to study the male structure, and that is the testes. Testes is the main organ in male reproductive system. क्यों? क्योंकि testes है उसमें ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि स्पर्म फॉर्मेशन होने की प्रोसेस। तो अगर स्पर्म यहाँ पे फॉर्म होता है तो ये सबसे मेन ऑर्गन है। उसके बाद बहुत सारी एसेसरी डक्ट्स होगी, ग्लैंड्स होगी, एंड आउटर जेनिटेलिया भी प्रेजेंट होगा। जनरली आउटर जेनिटेलिया इन मेल इज पेनिस, जो सबको पता ही है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। तो टेस्टिस की लोकेशन, उसकी लोकेशन है पेल्विक रीजन एंड इन पैर। टेस्टिस हमेशा पैर में रहती है और पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। जैसे आप सबको पता है कि अपनी बॉडी जो है वो बहुत सारे रीजन में डिवाइड है। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट के ऊपर के हिस्से की मतलब चेस्ट के ऊपर के हिस्से की बात करेंगे तो वो थोरेसिक रीजन है। उसके बाद एब्डोमिनल रीजन आएगा, एब्डोमिनल रीजन के बाद कैविटी मतलब पेल्विक रीजन आएगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स में अपना बॉडी बता हुआ है। तो वो जनरली टेस्टिस जो है वो कौन से रीजन में है, पेल्विक रीजन में, और वो भी पैर में है। अभी वो टेस्टिस जनरली जो है वो एक एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है। ओके, और वो भी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जो पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। अभी टेस्टिस है, टेस्टिस को एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर स्पेशलाइज पाउच से बना हुआ है, उसमें लोकेट करने की क्या ज़रूरत है। जो पाउच जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, तो स्क्रोटम में लोकेट करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम टेम्परेचर जो है उसको 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो रखता है। जैसे समझ लो कि अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। ओके, तो ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम जनरली जो टेम्परेचर है उसको 2 to 2.5 मतलब 34.5 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखता है। तो इतना टेम्परेचर लो होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्टिस है तो टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन होगा। स्पर्म प्रोडक्शन किससे होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है। ओके, here the shape of testis is oval, length is 4 to 5 centimeter and weight is 2 to 3 centimeter and have a dense covering. dense covering की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि पहले ही वो बॉडी के जो नॉर्मल रीजन है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बाहर है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसीलिए उसका जो है डेंस कवरिंग होता है। ओके, अभी कोई भी टेस्टिस है तो टेस्टिस में 250 जितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो गए।
250 जितने कंपार्टमेंट प्रेजेंट हो गए, और वो कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलेंगे। और वो जो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है उसमें 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स आई है। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स है, तो वो ट्यूब्यूल्स को क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसमें एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन होगा। हियर यू कैन सी इन दिस इमेज, you can see the whole testes. Okay, see here you can see the whole testes. Now you can see the orange portion, so many orange portion. Now here you can see this orange portion. Okay, that orange portion is known as the testicular lobules. और testicular lobules में देखो कितनी सारी coiled tubules आई है, तो वो tubules को हम क्या बोलेंगे, seminiferous tubules। अभी वो जो seminiferous tubules है वो यहाँ पे बाहर ये जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस के साथ जॉइंट होती है। रेटेटेस्टिस के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर को बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। तो रेटेटेस्टिस जो है, रेटेटेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया के बाद ये जो एपिडिडाइमिस स्ट्रक्चर, ये जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर जो होता है पूरा उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस का हेड के साथ जॉइंट होता है, फिर उसकी बॉडी ये जो है उसका हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन के बाद उसकी बॉडीज़ है, और फिर टेल पोर्शन है। टेल पोर्शन के साथ वो टेस्टिस को बाय बाय करता है, और बाय बाय करने के बाद फिर वो ऊपर जाके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है, और एब्डोमिनल कैविटी में जाके फिर वहाँ से आगे की जो प्रोसेस है वो पूरी करता है। ओके, नाउ हियर इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो उसके अंदर की जो वॉल है उसमें 2 सेल्स होते हैं, दैट इज़ द मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस करके मैच्योर स्पर्म फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। हमेशा याद रखना, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे मियोसिस होगा। और दूसरे सेल है सर्टोली सेल्स। जो सर्टोली सेल्स है वो ये जो मेल जर्म सेल्स है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। नाउ आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस, इनसाइड में क्या है, तो मेल जर्म सेल्स है एंड सर्टोली सेल है। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, उसके बाहर के साइड जो है वो है स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स आ रहे हैं। ओके, इंटरस्टिशियल सेल्स आए होते हैं, वो इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिंग सेल्स भी कहते हैं। और लेडिंग सेल के साथ साथ बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। यू कैन सी हियर इन दिस इमेज दिस लाइट पिंक कलर रीजन इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सेल्स है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया है, और स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होने के बाद स्पर्मेटोजुआ बनाते हैं, जो अपने मेन जो स्पर्म्स बोलते हैं वो है स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजुआ। उसके अलावा सर्टोली सेल्स भी आपको यहाँ पे लोकेट की गई है, सर्टोली सेल्स देख रहे हो सारे। और उसके बाद की ये जो डार्क पिंक कलर का स्ट्रक्चर है दैट इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, और इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स है जिसको लेडिंग सेल्स भी बोलती है, और साथ साथ में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है। अभी ये जो लेडिंग सेल्स है ना, यहाँ पे देखो तो वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एंड्रोजन, जिसको हम जनरली बोलते हैं एंड्रोजन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन। और वो कौन सिक्रेट करता है, तो जो लेडिंग सेल्स है वो उसको सिक्रेट करता है। उसके अलावा जो सेल्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स। कम्पिटेंट सेल्स जो है वो जनरली लिम्फॉइड सेल, दैट मीन्स WBC हम बोलते हैं ना, WBC है तो WBC में एक टाइप का सेल है जो है लिम्फॉइड सेल्स, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो वो सेल्स भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, सो नाउ फर्स्ट लुक एट द फिगर, दिस इज टेस्टिस के बाहर मतलब पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस इज एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो है वो
एब्डोमिनल कैविटी में जाता है विद द हेल्प ऑफ वासा डेफरेंस, एंड वासा डेफरेंस जो है वो यूरिनरी ब्लेडर को कॉइल करने के बाद फिर यहाँ पे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट, एंड थर्ड वन ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं दैट इज द बल्बो यूरेथ्रल। दिस थ्री ग्लैंड्स आर जॉइन विद दैट एंड देन द पेनिस आउटर जेनिटेलिया उसमें एंटर करता है। उसके साथ साथ जो पेनिस है उसमें स्पेशलाइज टिश्यूज़ होते हैं जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज़। ओके, वो इरेक्टाइल टिश्यूज़ जब ब्लड फ्लो मतलब एक्साइटिंग स्टेज में होते हैं, और एक्साइटिंग स्टेज में जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है तब उसको ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ है इसका काम होता है। उसके अलावा ये जो सबसे आगे का पोर्शन है उसको बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस जो होता है वो जनरली वाइडर होता है पूरे पेनिस के कंपेयर में। वो जो आगे का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है। So now come here to the informative part. Accessory ducts. Accessory duct, that is retitestis, vasa efferentia, epididymis and vasa deferens. Okay. So seminiferous tubules which is present in the testis. Okay. वो tubules जो है वो retitestis में joint होती है। मैंने आपको आगे की फिगर में बताया कि retitestis कहाँ से present है। retitestis के बाद आती है vasa efferentia जो testis को लीव करती है, और उसके पीछे के भाग में होता है epididymis। इसमें epididymis का head, body and tail present है। वो एपिडिडाइमिस वासा डेफरेंस को ज्वाइन करती है, और वासा डेफरेंस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करने के बाद यूरिनरी ब्लेडर को कॉइल करती है, और उसके बाद उसमें सेमिनल वेसिकल ओपन होती है, और उसके बाद वो यूरेथ्रा में मतलब कि जो पेनिस है उसमें एंटर होता है। उसको हम इजेक्युलरी डक्ट भी बोलते हैं, और जहाँ पे पेनिस जो है मतलब कि जो यूरेथ्रा है उसमें अपना जो स्पर्म्स है उसका स्टोर होता है और उसके ही थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। याद रखना मेल जो है ना, तो मेल में यूरिनरी ट्रैक एंड दैट स्पर्म इंसेमिनेशन का जो ट्रैक है ना वो दोनों के दोनों एक ही है, जबकि फीमेल में यूरिनरी ट्रैक भी अलग होगा और जो वजाइनल डिस्चार्ज मतलब जो भी मेंस्ट्रुएशन डिस्चार्ज उसका ट्रैक अलग होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। ओके, उसके बाद यूरेथ्रा किसको बोलते हैं? तो यूरेथ्रा दैट मीन्स यूरिनरी ब्लेडर से लेके पेनिस का ओपनिंग, दैट मीन्स यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक ओपनिंग का पोर्शन जो है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ओके, और जो ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। याद रखना, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है बट टर्मिनोलॉजी को याद रखनी इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने टेस्टिस स्टडी कर लिया। ओके, देन एसेसरी जो डक्ट्स है वो स्टडी कर लिया। अभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्टडीज़ करना है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जैसे मैंने आपको बताया कि दैट इज़ द पेनिस। ओके, तो पेनिस इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच हेल्प इन इरेक्शन। इरेक्शन मतलब इतना समझ लो कि ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है जब एक्साइटेशन स्टेज में होता है, और ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से जो पेनिस का स्ट्रक्चर है वो हार्ड हो जाता है। ओके, तो वो हार्ड होने के लिए इरेक्टाइल कंडीशन में आने के लिए ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होता है। एंड फाइनली द इंसेमिनेशन। ओके, तो अगर एक बार एक्साइटिंग स्टेज में आ गया उसके बाद उसमें से इंसेमिनेशन मतलब कि स्पर्म रिलीज होता है। अभी उसका जो पेनिस का एंड है जो मैंने बताया, देखो यहाँ पे जो एंड पोर्शन होता है वो थोड़ा सा एनलार्ज होता है, वाइड होता है। ओके, तो उसको जो बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, और ग्लैंड्स पेनिस जो होता है वो एक लूज फोल्डेड स्किन से कवर होता है, और वो लूज फोल्डेड स्किन को क्या बोलते हैं? फोर स्किन। ओके, ये याद रखना है। उसके बाद आती है एसेसरी ग्लैंड्स। मैंने आपको पहले ही बता दी कि 3 ग्लैंड्स हैं, एंड दैट इज द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। ओके, सेमिनल वेसिकल्स जो है वो भी पैर में है, और बल्बो यूरेथ्रल है वो भी पैर में है। प्रोस्टेट जो है वो सिंगल में है। ओके, और ये तीनों के तीनों में से जो कुछ भी सीक्रेट होता है उसमें उसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, और वो जो सेमिनल प्लाज्मा है वो फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम दे कंटेन। ओके, तो ये सबसे रिच होता है। तो एसेसरी ग्लैंड्स भी याद रखने की ज़रूरत है। एंड वन मोर पॉइंट, बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल जो है वो ल्यूब्रिकेशंस में भी, क्योंकि जब भी सेक्सुअल इंटरक्रॉस होगा तो एट दैट टाइम ल्यूब्रिकेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो वो ल्यूब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? बल्बो यूरेथ्रल का जो सिक्रेशन होगा वो। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजी है, टर्मिनोलॉजी ज़्यादा है बट वो आपको याद रखनी पड़ेगी।
नेक्स्ट दैट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वैसे ही यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी, ओके, पेयर ऑफ ओवरी जो है वो अपना मेल पार्ट है क्योंकि ओवरी जो है तो उसमें ही अपना एग मतलब कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होने वाला है। उसके बाद है ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स दैट मीन्स द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, एंड जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में, वैसे ही ये भी पेल्विक रीजन में ही लोकेटेड है। नाउ उसके साथ साथ एक और एडिशनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट लेता है, दैट इज़ द मेमोरी ग्लैंड्स। ओके, जो चेस्ट रीजन में आई होती है, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। वो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड होती है किसके साथ, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चिल्ड्रन केयर। क्योंकि जब भी प्रेगनेंसी होती है ना तो एट दैट टाइम यू कैन सी द चेंज इन मेमोरी ग्लैंड्स टू, इट विल टेंडर, इट विल टेक मोर शेप। ओके, तो शेप भी उसका बेटर रहता है। एंड देन आफ्टर, क्योंकि वो जो मेमोरी ग्लैंड्स है जब भी उसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो इट विल मोर टेंडर, मोर एनलार्ज इन साइज, तो वो सारी चीज़ें जो है। और उसके बाद यस, जब डिलीवरी होती है तो एट दैट टाइम लैक्टेशन भी ये मेमोरी ग्लैंड से ही प्रोवाइड होता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, now we are discussing about the ovary, which is the main part of the female reproduction system. So ovary present one at each side of the lower abdomen। जो lower abdomen होता है पैर में है तो एक साइड पे एक ओवरी और दूसरी साइड पे दूसरी ओवरीज होती है, and which is the main female organ। length is 2.2 to 4 centimeter and it have gametes, as gametogenesis will takes place in ovaries, तो it will produce gametes and some steroid ovarian hormones होते हैं जैसे इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, नाम सुना होगा उन लोगों का। ओके, तो वो जो इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एक्चुअली ओवेरियन हार्मोन है और वो स्टीरॉयड हार्मोन भी है। और ये जो ओवरीज है वो पेल्विक वॉल मतलब कि पीछे के साइड से पेल्विक वॉल और साइड से यूट्रस के साथ अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। नाउ दैट कवर्ड विथ थीन एपिथेलियम। जब भी ये ओवरीज होती है तो वो थीन एपिथेलियम से कवर होती है। जनरली यहाँ पे लिखा है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा मतलब कि जो मेन बॉडी होती है ना, ओवरी है तो ओवरी का जो मेन बॉडी होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। तो वो पूरी ओवरी का मेन बॉडी है वो एक थीन एपिथेलियम से कनेक्ट होता है। और वो स्ट्रोमा किससे बना होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ओके, ये दो चीज़ों से अपनी ओवरी बनी होती है, इनर मेड्यूला एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स। नाउ हियर यू कैन सी इन दिस फिगर that is the last portion। okay, here this is the rectum and the anus। okay, so this is the part of digestion system। now here bladder, and this is the urethra and the finally opening of the urinary bladder। so this is the urinary tract but the middle one। okay, here you can see the ovary, fallopian tube, uterus, cervix, vagina, and then its opening। okay, so and then hymen। so this middle portion is the female reproductive system, and you can see in male this is the anus। okay, and this is a part of which system, digestion system। now here look here, दिस इज़ द टेस्टिस विच इज़ लोकेटेड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम में से ये जो वासा डेफरेंस बाहर निकल के ये जो बीच में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कवर करके फिर यहाँ पे प्रोस्टेट, बल्बोयूरेट्रल मिक्स होके फिर ये पेनिस में एंटर करता है। ओके, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक सेम है, जबकि फीमेल में यूरिनरी ट्रैक एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक दोनों डिफरेंट है। Now after setting the ovaries there are so many accessory ducts। okay, so first one is the oviduct। oviduct is also known as the fallopian tube। okay, so here you can see in this image, this is the ovary
ओके। ओवरी साइड से यूट्रस के साथ अटैच है और पीछे जो है वो पेल्विक वॉल के साथ अटैच है। ये जो है वो अपना मेन ऑर्गन है। मेन ऑर्गन के बाद फिर ये जो है वो अपनी फैलोपियन ट्यूब, दिस इज द एसेसरी डक्ट्स, देन आफ्टर दिस वन इज द यूट्रस is also the accessory duct, then after cervix canal and vagina. Okay, so this is the accessory duct. हम एक के बाद एक ये सारे चेक करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द ओविडक्ट इज़ ऑल्सो नोन एज द फैलोपियन ट्यूब। ओके, सो समझ लो यहाँ पे ये जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज द फिम्बरी। ओके, फिम्बरी के तुरंत बाद होता है जो वाइड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द इनफंडिबल के बाद जो स्ट्रक्चर होता है वो है एम्प्यूला, और जो यूट्रस के सबसे नज़दीक का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द इस्थेमस। ओके, तो ये 3 पार्ट में अपना फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट डिवाइड हुआ है। और याद रखना कि जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब कि जब भी वजाइना के थ्रू स्पर्म जो है वो एंटर होके आएगा तो वो एम्प्यूला तक आएगा और एम्प्यूला में एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, सो हियर गो टू द इंफॉर्मेटरी पार्ट। Oviducts, which is also known as the fallopian tube, 10 to 12 centimeter long and कहाँ से कहाँ तक है, तो पेरीफेरी ऑफ ओव्यूल टू यूट्रस। देखो यहाँ पे ओवरी है, उसकी पेरीफेरल से लेके यूट्रस देखे। ओके, नियर ओवरी फनेल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द इनफंडिब्यूलम। अभी ये जो है फिम्बरी है। ओके, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसके पास का जो फनेल जैसा स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम हैविंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्बरी। फिम्बरी क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर जब यहाँ से एग रिलीज होगा तो वो एग को इजीली कैच कर सके, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर फिम्बरी जैसा है। देन द वाइडर पार्ट ऑफ द इनफंडिब्यूलम इज़ द एम्प्यूला। उसके बाद होता है एम्प्यूला एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब दैट इज़ द इस्थेमस। ये जो है वो है इस्थेमस, और इस्थेमस यूट्रस के साथ जॉइंट होता है। ओके, जॉइंट होने के बाद अभी नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ द यूटेरस का स्ट्रक्चर अगर आप देखने जाओ ना तो वो इन्वर्टेड पियर शेप का है। ओके, और इसमें यहाँ पे देखो 3 वॉल मैंने आपको आगे भी बताया है। सबसे बाहर का जो है वो है पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर की वॉल है वो पेरीमेट्रियम, मिडल वॉल को बोलते हैं मायोमेट्रियम एंड दैट इनर वॉल इज़ नोन एज द एंडोमेट्रियम। जब भी पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो एट दैट टाइम जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, और एवरी मंथ दैट एंडोमेट्रियम नया फॉर्म भी होता है, that is the cervix canal, and the last one is vagina. Okay, so next is uterus is also known as the womb. ओके, वूम जनरली जो भी बेबी का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वो यहाँ यूट्रस या वूम्ब में होता है, दैट इज़ सिंगल यूटेरस। आपने फैलोपियन ट्यूब देखी तो वो दोनों साइड है, दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब पैर में है, बट यूटेरस सिंगल है। उसका शेप कैसा है, इन्वर्टेड पियर्स जैसा। दिस इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, मतलब पीछे के साइड से वो पेल्विक वॉल के साथ अटैच है। यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स, इज you can see in the figure here, you can see this is the vagina, then cervix canal and this is the uterus is attached to the cervix canal and then vagina. Okay, so uterus और vagina को joining करने वाला portion कौन सा है, that is the cervix. Okay, so here uterus open into vagina through narrow cervix, cavity of cervix जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विकल कैविटीज़। ओके, तो वो सर्विकल कैविटीज़ एंड वजाइना दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। क्यों बर्थ कैनाल, क्योंकि जब डिलीवरी होगा तो बेबी उस दोनों में से पास होके आएगा, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, यूट्रस, तो यूट्रस में होता है तो उसको सर्विक्स की कैनाल है वो और वजाइना को क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। ओके, ना वॉल ऑफ यूट्रस, मैंने पहले ही बताया कि 3 वॉल है, तो सबसे एक्सटर्नल जो थीन मेम्ब्रेनियस
कॉन्टिन्यूस वॉल है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। देन मिडल जो वॉल है जो ठीक है और स्मूथ मसल से बनी हुई है दैट इज़ द मायोमेट्रियम, और वो जो मायोमेट्रियम है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है। हम जब बोलते हैं ना डिलीवरी पेन जो है वो स्टार्ट होता है, तो डिलीवरी पेन जनरली ये जो मायोमेट्रियम है उसका कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से होता है। एंड द इनर ग्लैंड्यूलर लेयर दैट इज़ द एंडोमेट्रियम, और वो जो एंडोमेट्रियम है वो यूटेराइन वॉल की लाइन, मतलब कि जो वॉल है इनर वॉल है वो लाइन बनाता है। एंड उसमें साइक्लिक चेंज आता है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब भी पीरियड्स होते हैं तो एवरी साइकिल ये जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाता है। ओके, और वो शेड ऑफ होके फिर नया फॉर्म होता है, तो उसमें साइक्लिक चेंज आते रहते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ दिस इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे मेल में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था पेनिस। ओके, पेनिस में याद रखने की चीज़ थी कि उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं। देन ग्लैंड्स पेनिस, एंड ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर लोज फोल्डेड स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मॉन्स प्यूबिस होता है, देन लेबिया मेजर, लेबिया माइनर, हाइमेन एंड क्लिटोरिस होता है। ओके, सो मॉन्स प्यूबिस क्या है, तो जो फ्रंट, अगर कोई भी फीमेल है, फीमेल का जो फ्रंट पोर्शन होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो फ्रंट पोर्शन होता है, तो जो जनरली क्यूजन लाइक होता है। ओके, और फैटी टिश्यूज से बना होता है एंड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ओके, तो जो फ्रंट पोर्शन, मतलब कि समझ लो कि ये अपना एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ओके, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो फ्रंट पोर्शन होता है जो एक्चुअली फैटी टिश्यूज से बना होता है एंड कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस। नाउ लेबिया मेजर। ओके, तो ये जो मॉन्स प्यूबिस है वो डाउनवर्ड एक्सटेंड होगा। जैसे कि मैंने बोला कि ये मॉन्स प्यूबिस जनरली फ्रंट में है। ओके, तो फ्रंट में से वो मॉन्स प्यूबिस डाउनवर्ड एक्सटेंड होगा, और डाउनवर्ड एक्सटेंड होने के साथ वो दोनों साइड, यहाँ पे भी एक्सटेंड होगा एंड इस साइड पे भी एक्सटेंड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेबिया मेजर। ओके, the labia major is a fleshy fold of tissues extended down from the mons pubis surrounding vaginal opening। जैसे कि समझ लो ये vaginal opening है, ये यूरेट्रल ओपनिंग है। ओके, तो इसके आसपास जो सराउंडिंग है दैट इज़ द लेबिया मेजर। देन आफ्टर लेबिया माइनर, तो ये जो लेबिया मेजर है, ये स्किन कलर का है, वो लेबिया मेजर है। उसके अंदर ये देखो पिंक कलर का भी एक ओपनिंग दिया है, टू फोल्ड दिया है, दैट इज़ लेबिया माइनर, पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजर। देन हाइमेन। ओके, पहले ऐसा माना जाता था कि हाइमेन जो है वो आपकी सेक्सुअलिटी, मतलब कि आप वर्जिन हो या नहीं हो, ये डिटरमाइन हाइमेन से होता था, क्योंकि हाइमेन क्या है, दैट इज़ द वजाइनल ओपनिंग पार्शियली बाय मेम्ब्रेन। ओके, तो जो ये वजाइना है उसकी जो ओपनिंग होती है वहाँ पे पार्शियल मेम्ब्रेन होता है, अगर कुछ भी चीज़ उसमें इंसर्ट होगी तो इट विल ब्रेक डाउन। ओके, तो जब भी फर्स्ट टाइम सेक्सुअल इंटरक्रॉस होता है तभी कुछ चीज़ कुछ ये वजाइना के अंदर जाएगा। ओके, तो एट दैट टाइम दैट हाइमन विल ब्रेक डाउन। ओके, पर ऐसा पहले माना जाता था कि कोई इंसान वर्जिन है या नहीं है, मतलब कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए आप हाइमन देखते थे कि हाइमन ब्रेक हुआ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, इट ऑल्सो टर्न बाय सडन फॉल, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पन, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट इंटरक्रॉस के टाइम पे ही ये ब्रेक डाउन हो। ओके, समटाइम्स अगर आप कहीं से गिर चुके हो, या फिर वजाइनल टैम्पन हियर यू कैन सी इन द फिगर, दिस इज़ द पैड हम किस में यूज़ करते हैं, जबकि कोई भी फीमेल है। ओके, तो फीमेल को पीरियड्स आते हैं, तो एट दैट टाइम वो जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इंडिया में पैड यूज़ करते हैं। बट उसके अलावा जो दूसरा अल्टरनेटिव्स है, वो अल्टरनेटिव्स है टैम्पन। दिस टू आर टैम्पन।
इसको क्या करना होता है, टैम्पन की ये जो पोर्शन है उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है। ओके, तो अगर ये पोर्शन वजाइना में इंसर्ट होगा तो जो ओपनिंग पे हाइमन आया है वो हाइमन तो ब्रेक डाउन होना ही है। एंड दिस वन इज़ द मेंस्ट्रुअल कप, मेंस्ट्रुअल कप को भी वजाइना में एंटर करना होता है, तो इसकी वजह से भी हाइमन ब्रेक डाउन होने का चांसेस होता है। ओके, एंड देन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट लाइक हॉर्स राइडिंग एंड साइकिलिंग, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, एंड एट दैट टाइम भी चांस रह सकता है कि वो हाइमन अपने आप से ब्रेक डाउन हो जाए। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा है हाइमन स्टिल परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट इंटरक्रॉस, मतलब फर्स्ट इंटरक्रॉस होने के बाद भी वो ऐसे कि ऐसा रह ही सकता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिफाइन द वर्जिनिटी और सेक्सुअल इंटर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ऐसा था कि हाइमन की वजह से आप वर्जिन हो या नहीं हो वो डिसाइड होता था, बट इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है जिसमें हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है। तो अभी के टाइम में हम वर्जिनिटी एक्सप्लेन करने के लिए हाइमन का इंडिकेशन नहीं करते हैं। ओके, याद रखना। एंड द क्लिटोरिस, क्लिटोरिस जो है वो देखो ये जो पोर्शन है, मतलब कि जो अपना यूरिनरी ओपनिंग है, यूरिनरी ट्रैक ओपनिंग के आगे जहाँ पे दोनों लेबिया जो है, लेबिया माइनोरा, दोनों लेबिया माइनोरा जहाँ पे जंक्शन बनाते हैं और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ द क्लिटोरिस। ओके, टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव यूरेट्रल ओपनिंग, मतलब समझ लो कि ये यूरेट्रल ओपनिंग है, यहाँ पे दोनों लेबिया माइनर है, और लेबिया माइनर जो है जंक्शन होने के बाद उसके तुरंत ऊपर का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं क्लिटोरिस। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि सबसे मेन जो है वो ओवरी है, ओवरी के साथ जो एसेसरी डक्ट्स प्रेजेंट है वो हमने पढ़ी, उसमें से कौन सा हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है वो पढ़ लिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया। तो अभी उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है फीमेल मेमोरी ग्लैंड, जो लैक्टेशन के साथ कोरिलेटेड है, क्योंकि जब भी यंग वन बॉर्न होता है तो उसको न्यूट्रिएंट के लिए मिल्क प्रोवाइड करने के लिए अपने ये मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और ये मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होने की वजह से ही हमको मैमल्स बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। ओके, so here फीमेल मेमोरी ग्लैंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मेमल्स। ओके, जितने भी फीमेल मेमल्स है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो हमेशा पैर में रहते हैं और उसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं। अभी जनरली ये जो ब्रेस्ट है वो दो तरह से दो चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट वन इज़ द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड सेकंड वन इज़ द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। जब भी मेमोरी ग्लैंड्स की बात आए तो मेमोरी ग्लैंड्स जो है वो दो ही चीज़ों से बना है, और वो दो चीज़ कौन सी है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ है एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट है। यहाँ पे फिगर में देखो, ये जो है समझ लो ये रिब है। ओके, रिब के इस साइड पे होगा अपना लंग्स, और रिब लंग्स होगा, रिब होगा, और रिब के ऊपर अपना होगा ब्रेस्ट। ओके, तो ये जो ब्रेस्ट है इसमें ये देखो फैट है, और बीच में जो है वो मेमोरी ग्लैंड्स है, तो दो ही चीज़ों से बनी है, दैट इज़ द ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। अभी इसमें क्या होता है कि ये जो मेमोरी लॉब्स होते हैं 15 to 20 मेमोरी लॉब्स होते हैं, और वो लॉब्स किससे बनते हैं, तो मेमोरी एल्वियस से। मेमोरी एल्वियस जो होती है वो ग्रुप करती है, ग्रुप बनाती है, और ग्रुप बन के जो एक ग्रुप है उसको बोलते हैं मेमोरी लॉब्स। तो देखो यहाँ पे लिखा है divided into 15 to 20 memory lobes, okay, and that lobes cluster of the cells which is called as the alveoli। अभी ये जो alveoli है memory alveoli, एल्वियोलस अगर एक है तो एल्वियोलस, अगर बहुत सारे की बात करना है प्लूरल है तो एल्वियोली। तो ये जो एल्वियोली है वो एक्चुअली मिल्क सिक्रेट करती है, और वो मिल्क सिक्रेट करके उसके ल्यूमेन में, मतलब समझ लो कि कोई भी एक सेल है। ओके, समझ लो कि कोई भी एक सेल है, एज्यूम करना है आपको। ओके, सेल है तो सेल किससे बना होता है, बाहर सबसे बाहर सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। ओके, तो जो बीच का पोर्शन है साइटोप्लाज्म का पोर्शन है, ओके, तो उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ पे एल्वियोली जो है वो मिल्क सिक्रेट करता है, और सिक्रेट करके उसका स्टोर कहाँ पे करता है, तो उसी के सेल के ल्यूमेन में उसको स्टोर करता है। ओके, तो वो वहाँ पे स्टोर हो गया, उसके
बाद वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। सारे एल्वियोलस है तो उसमें से जो भी एक ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और मेमोरी ट्यूब्यूल्स मेमोरी डक्ट में जाती है। अभी वो जो मेमोरी डक्ट है, वो मेमोरी डक्ट जो है वो वाइड एम्प्यूला में ओपन होती है, और वो एम्प्यूला लैक्टिफेरस डक्ट के साथ जॉइन होकर निपल में से बाहर आती है। जब भी बेबी जो है इसको सक करता है तो एट दैट टाइम जो भी मिल्क प्रोड्यूस हुआ है एल्वियोलस में, वो मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्प्यूला एंड देन लैक्टिफेरस डक्ट के साथ मिलके वो निपल में से बाहर आता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है एरियोला। कभी भी ब्रेस्ट होता है ना, तो ब्रेस्ट का ये निपल के आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, वो हाईली पिगमेंटेड टिश्यूज़ होते हैं, ब्लैक पिगमेंटेड टिश्यू होते हैं, नॉट ब्लैक एट ऑल बट पिगमेंटेड होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं एरियोला। वो एरियोला का मेन काम क्या है कि वो निपल को टेंडर और इरेक्टाइल कंडीशन में रखता है। ओके, टेंडर एंड इरेक्टाइल कंडीशन में रखता है। और उसके साथ साथ जब भी सक करता है बेबी जो होता है, जब भी उसमें से मिल्क सक करता है, तो एट दैट टाइम अगर कुछ स्क्रैचेस ना जाए या उसको प्रोटेक्शन करने के लिए निपल के आसपास के एरिया एरोलर टिश्यू से बना होता है। एंड जो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट वो तो प्रेजेंट है ही। एक चीज़ याद रखना कि नावडेज ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत कॉमन हो गया। तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बस सबसे जो मेन टाइप होता है उसमें सबसे जो मेन टाइप होता है ना, वो जनरली ये जो मेमोरी एल्वियोली और मेमोरी लॉब्स जो है ना, उसमें जनरली कैंसर मतलब क्या होता है कि कोई भी सेल से उसका डिवीज़न होते ही जा रहा है, मतलब जो नॉर्मल डिवीज़न होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अमाउंट में डिवीज़न होते जा रहा है। तो इसकी वजह से क्लस्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, ट्यूमर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन जनरली हमें मेमोरी लॉब और मेमोरी अल्वियोलस में देखने मिलती है। तो मेन जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है वो उसमें होता है, और इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है, आपको जस्ट याद रखना है। ओके, सो थैंक यू। टुडे वी आर कंप्लीटिंग दिस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक भी कवर करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।